Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study 6.1.2 explain phase changes, melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation and deposition due to changes in temperature and pressure affecting the arrangement and motion of particles within a substance. ठीक है, so इस SLO में हमने क्या स्टडी करना है? फेज चेंजेस. फेज चेंजेस का क्या मतलब है कि हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को. दैट मीन्स कि हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में. एंड देन लिक्विड को हम गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह से गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में. अब हम ये सब इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल राइट, सो वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर. तो सबको पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अब द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, है ना. तो सॉलिड में हमने क्या पढ़ते हैं हम कि इन सॉलिड द मोलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर. यही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है जी, ये टाइटली पैक्ड हैं. अब ये टाइटली पैक्ड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं जस्ट आई से शो कर रही हूँ. ठीक है, तो आई मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, और यही रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं. अब अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं तो इसीलिए इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है ना. यस. फिर आ जाए आप लिक्विड पर. तो यहाँ पर यू कैन सी हेयर कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है. सो इसका मतलब कि यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक होगी. वीक है तभी मोलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं है. राइट. अब अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं है तो इसका मतलब कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती. क्या कोई लिक्विड की शेप होती है? नहीं होती भाई. अगर हमने इसको डाल दिया है किसी ग्लास में तो वो ग्लास की शेप ले लेगा. अगर किसी जग में डाला तो वो जग की शेप ले लेता है. राइट. अच्छा, फिर आ जाए हम गैसियस स्टेट पे. तो यहाँ पर गैसेस में क्या होता है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के दरमियान में बहुत डिस्टेंस होता है. सो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक है. ये बहुत वीक है. यस. इसीलिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं जितना भी उनको वॉल्यूम मिलता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस का कोई प्रॉपर ना तो कोई वॉल्यूम होता है, नो प्रॉपर वॉल्यूम, और ना ही कोई प्रॉपर शेप होती है. राइट. अब अगर देखो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है और उस कंटेनर में हमने कोई एक गैस ऐड कर दी है. तो अब देखो जितना ये कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम में ये गैस डिस्पर्स हो जाएगी. राइट. तो इसका खुद का वॉल्यूम नहीं हुआ है ना. इसका मतलब कि जो कंटेनर का वॉल्यूम था वो इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. इसी तरह से क्या कोई शेप है क्या? ऐसे गैसेस आपको नजर आती है इन्वायरमेंट में. ठीक है, इन्वायरमेंट में आप सांस लेते हो ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो क्या कभी आपको कोई प्रॉपर शेप नजर आई है? नहीं ना, कोई शेप नहीं है इनकी. चले, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था और हमने पढ़ना था फेज चेंजेस. ठीक है, तो फेज चेंजेस तो हमने पढ़ा कि फेज हम चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स के सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से हम गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. अब ये सब हम कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ द प्रेशर. या तो हम प्रेशर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके ये चेंज कर सकते हैं, या फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके या फिर हम डिक्रीज करके ये सब कर सकते हैं ना. तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है आपके पास कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सॉलिड में टाइटली पैक्ड है. तो जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टाइटली पैक्ड है इस तरह से, तो अब अगर मुझे इसको लिक्विड में करना है तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए पार्टिकल्स के दरमियान. अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? इधर
जी, यहाँ पे देखो ये टाइटली पैक्ड है ना? तो मतलब अगर मुझे लिक्विड में करना है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मुझे क्रिएट करना पड़ेगा पार्टिकल्स के दरमियान में, और अगर मुझे गैसेज़ में चेंज करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब ये सब मैं प्रेशर के थ्रू भी कर सकती हूँ और टेम्परेचर के थ्रू भी कर सकती हूँ, राइट? चलें, अब आ जाए इधर, बल्कि पहले इधर आ जाएँ। सो यस, अब देखो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस टू अनदर व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस। या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सॉलिड स्टेट में क्या था, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड थे, ठीक है? टाइटली पैक्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो अब मुझे क्या करना है, इनको एक डिस्टेंस पे लेके आना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है। डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मुझे वीक करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको वीक कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए इनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान, मैं इधर टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? इधर जब टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगी इस तरह से, तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, जब मूव करने लगेंगे। तो इस तरह से जब मूव करेंगे तो मतलब एक डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, वीक हो गई है ना? वीक हमने खुद किया है, कैसे, हीट प्रोवाइड करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके। जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना? और मॉलिक्यूल्स मूव करने लगे दूर दूर, डिस्टेंस पर हो गए सम। अब अगर और ज़्यादा मुझे, अब ये देखो इट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में यहाँ पे एक डिस्टेंस है तो मतलब कि ये किस में चेंज हो चुका है, अब लिक्विड में, है ना? और अगर अब मुझे और ज़्यादा अगर मैं डिस्टेंस क्रिएट कर दूँ तो दैट मीन्स अगर मैं और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करूँगी तो इस तरह से और डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्रिएट हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस में चेंज हो गया है, गैसेज स्टेट में। तो बस मुझे यही करना है। ओके, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या किया है, मैंने इंक्रीज किया है, ठीक है? अच्छा, अब अगर देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास कि ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिस्पर्स्ड हैं, एक बहुत डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, तो ये गैशियस स्टेट है, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे लिक्विड में चेंज करना है और फिर मुझे सॉलिड में भी चेंज करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कम कर दूँ, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दूँ। जब डिक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो लिक्विड में और फिर सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, है ना? तो मतलब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे टेम्परेचर मुझे यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करूँगी मैं तभी ऐसा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करूँगी, देखो तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, लूज करके इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के नियर बाय आना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिर अगर इससे नियर बाय आ जाएंगे तो एक तो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, इसका मतलब, है ना? और ये इस तरह इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, है ना? और अगर मैं क्या करूं, और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो ये बिल्कुल पास आ जाएंगे इस तरह से। तो दैट मीन्स कि और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो अब ये देखो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो यही तो करना है बस। और इसी तरह से हम प्रेशर को भी देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या चेंज आएगा, ठीक है? बट फर्स्ट हम किसको पढ़ेंगे,
पहले हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और फिर हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे स्टोरी आपने समझ ली होगी। अभी देखो, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, उससे पहले मैंने आपको कहा है कि देखो एटम की ज़िंदगी और इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर हम आप यहाँ पे देखो, ये कोई एक ह्यूमन बीइंग है, सोचो अगर ये आप ही हो, तो अगर इसको देखो आग है, तो अगर मैं फायर को टच करूँगी तो टच करने से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मतलब कि एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। भी टच किया, अगर आपने इस फायर को टच किया है, कैंडल जो है वो जल रही थी कैंडल, और आपने इसको टच किया, टच करने के बाद आप देखो भागोगे या नहीं भागोगे, कि ऐसे हाथ ऊपर रख के खड़े रहोगे, ऐसे हाथ ऊपर रख के खड़े रहे, नहीं ना, भागोगे। भागोगे मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो फिर मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, जैसे आप भागोगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज करते हैं, ठीक है। जैसे समर, उसमें विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इस तरह से हम क्या फील करते हैं, देखो शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है ना। तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर निकले ही ना, बिल्कुल एक कंजेस्टेड होके रूम में हम बैठना पसंद करते हैं ना। तो दैट मीन्स कि इसी तरह से एटम्स में भी क्या होता है कि टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज कर दिया है तो वो काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो जाती है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो दैट मीन्स कि वो करीब आना स्टार्ट कर देंगे, और जब पार्टिकल्स करीब आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ऐसा होगा। चलें, अब आ जाते हैं हम द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में क्या होता है, देखो कोई भी एक सॉलिड है, अब वो हमने उसको क्या दिया है, यहाँ पे हीट उसमें ऐड की है। जब हम हीट ऐड करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्या हो जाएगा, अभी आपको समझाया था, क्या है सॉलिड में, देखो क्या है, पार्टिकल्स जैसे टाइटली पैक्ड है, तभी वो सॉलिड स्टेट में है ना। अब अगर मैंने हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट दी, तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही हीट दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल जैसे दूर भागना स्टार्ट करेंगे। तो जब दूर भागना स्टार्ट करेंगे तो इसी स्टेट को तो हम लिक्विड कहते हैं, यही तो होता है लिक्विड में भी, है ना। द molecules are at some distance from each other। तो यहाँ पे एनर्जी दे के हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो यहाँ पे जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो गई। वीक हो गई तो मोलिक्यूल्स यहाँ पे एट सम डिस्टेंस पर आ गए, और इसी जब वो डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, है ना। इधर देखो, इधर आपके साथ भी ऐसा ही होगा ना, अगर आपने टेम्परेचर पे ऐसे जलती हुई कैंडल पे हाथ रखोगे तो भागोगे ही, है ना, डेफिनेटली। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी ऐसा ही होता है, पार्टिकल्स भी इसी तरह से, जैसे आपने उसको टेम्परेचर दिया, हीट दी, तो वो भागना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो मेल्टिंग क्या है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड व्हेन हीट इज एडेड। जैसे आपने हीट ऐड किया तो सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। अब यहाँ पे देखो आपके पास सॉलिड आइस थी, ठीक है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया तो किस में चेंज होना स्टार्ट हो गई है, वो लिक्विड में। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो होता क्या है, वही सेम स्टोरी में जो अभी मैंने आपको बताई थी। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जो मोलिक्यूल्स होंगे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। तो देखो पहले क्या होता है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। जब हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली वो यहाँ से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देंगे। मोलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो पार्टिकल्स yes, in the solid start vibrating faster, the strong forces hold them in a fixed position weaken। so जो strong force of attraction थी वो weak होना start हो जाएगी, particles break free from their fixed position and move freely। तो इस तरह से अपनी fixed position से वो freely move करना start कर देंगे, और इसी state को हमने क्या कह दिया है, liquid कहते हैं। ओके, ऑलराइट, चलें,
अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग। अब देखो फ्रीजिंग में क्या होता है यहाँ पर कि इधर हमारे पास लिक्विड है, तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स आर एट सम डिस्टेंस। अब अगर हम क्या करें, ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें तो मतलब टेम्परेचर मुझे यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करूँगी तो पार्टिकल्स इस तरह से नियर बाय आ जाएंगे। तो इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं, राइट। तो फ्रीजिंग है क्या, देखो, यस, फ्रीजिंग इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द सॉलिड स्टेट। तो फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। जब हम लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज कर देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, राइट। सो अब देखें, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा अब क्या होगा, पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दे मूव स्लोली एंड कम क्लोजर। यहाँ पर जो पार्टिकल्स एट सम डिस्टेंस पे थे, अब जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट कर देंगे और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इधर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में इंटरलॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, सॉलिड, है ना। यस, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज द फ्रीजिंग प्रोसेस। ओके, अब आ जाओ जरा इधर, यस, वेपोराइजेशन पे। तो वेपोराइजेशन क्या है, देखो लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होने को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। देखो ये आपके पास एक लिक्विड है और जब ये वेपर्स में, ये कैन यू सी दीज वेपर्स, ये देखो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, vaporization. So vaporization is the process in which a liquid changes into a gas when heat is applied. जैसे आपने heat से apply की तो लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज हो जाने को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब देखो वेपोराइजेशन में हमने ये कहा है कि लिक्विड को गैस में चेंज करवाना है, तो गैस में चेंज करवाने के लिए देखो आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, या तो एवोपरेशन हो जाए या फिर हम क्या करते हैं, बॉइलिंग, बॉइल करते हैं। तो बॉइलिंग भी हमारे पास क्या, बॉइलिंग क्या प्रोसेस है, यही प्रोसेस है ना कि लिक्विड का गैस में चेंज होना। और एवोपरेशन में क्या होता है, एवोपरेशन में भी यही होता है कि लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो लेट्स स्टडी इट। अब देखो एवोपरेशन क्या है, यस, द phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखो evaporation हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अब अगर यहाँ पे आपके पास लेक, इधर देखो ओशन है, सी है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इवन कि अगर हमारे आपके पास इधर सरफेस पे आपने वाटर गिरा दिया, वाटर पार्टिकल्स किसी सरफेस पे भी है गिर जाते हैं, तो वहां पे क्या थोड़ी देर बाद आपको वाटर नजर आता है, नहीं, वो एवोपरेट हो चुका होता है। सो किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर क्या होगा, एवोपरेट होता है, तो उसको हम एवोपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर जैसे यहाँ पे एक सरफेस पे, इधर एक सरफेस थी और इधर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट गिर जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वो कहाँ गया, फिर वो एवोपरेट हो चुका है। तो क्या आपने यहाँ पे कोई टेम्परेचर दिया था, नहीं दिया था, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी यहाँ पे एवोपरेशन होती है। तो एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने कपड़े धोए, कपड़े धो के सूखने के लिए डाल दिए, तो यहाँ पर वो जो वाटर था इधर क्लॉथ में, वो कहाँ गया, वो एवोपरेट हो गया। यहाँ पर भी एवोपरेशन होती है ना। तो यस, इसी को तो हम एवोपरेशन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम्प क्लोथ्स इज कोज्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो यहाँ पे क्या हो गया है, वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है जब आप अपने डैम्प क्लोथ्स, जो गीले कपड़े हम डालते हैं, उसमें से वाटर एवोपरेट हो जाता है। तो क्या आपने क्या इधर यहाँ पे कुछ हीट रखा हुआ था यहाँ पे हीट करने के लिए, तभी वो वाटर, ये जो कपड़े हैं सूखेंगे नहीं ना। तो यस, एवोपरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता है, बल्कि किसी भी टेम्परेचर पे होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट।
अच्छा अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ड्यूरिंग एवेपोरेशन लिक्विड पार्टिकल्स गेन्स एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग in order to overcome the force of attraction between them. As a result, heat energy is lost in the surrounding environment. अब देखो होता क्या है एवोपरेशन में, देखो पहले तो ये देख लो, एवोपरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, ठीक है, सरफेस फेनोमेना है। जैसे ही सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये देखो ये सराउंडिंग है, इधर ये हमारे पास एक सरफेस है और इधर ये वाटर के ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इधर ये जो सराउंडिंग के एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हीट है, यस यहाँ पे हीट होगी डेफिनेटली। अब इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से एवोपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा देखो, जब यहाँ से इन्होंने इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ये वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ से एवोपरेट हो गए हैं, तो ये वाला अब जो एरिया बचेगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे टेम्परेचर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवोपरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, ये जो सराउंडिंग में हीट थी या टेम्परेचर था, भाई आपके सराउंडिंग में भी तो टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी टेम्परेचर है, कोई ना कोई टेम्परेचर तो है ना। अब अगर इस एनवायरनमेंट में ये जो भी टेम्परेचर था, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे वाटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिरा हुआ है, तो वाटर कैसे एवोपरेट हो गया, एक सरफेस थी, यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट थे। अब अगर देखो तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर सराउंडिंग से पर जो हीट होगी या जो भी टेम्परेचर होगा, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके एवोपरेट हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इस टेम्परेचर को तो इस पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर देखो स्वेट, पसीना आता है ना, तो स्वेट उसके बाद ऐसा जब पसीना आता है तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो वो भी इसीलिए होता है। क्योंकि देखो जब यहाँ पे स्वेट क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है ना बॉडी से, एवोपरेट होगा तो अब वहाँ से जब वो एवोपरेट हुआ है तो यहाँ पे सराउंडिंग में जो हीट थी वो उसने एब्जॉर्व कर ली और एवोपरेट हो गया। अब यहाँ पे तो जो है, फिर क्योंकि टेम्परेचर यहाँ नहीं है तो एक कूलिंग सा इफेक्ट फील होता है, ओके। अब बॉइलिंग देखो, तो बॉइलिंग में क्या है, boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gains energy to change into the gaseous state. अब वहाँ पर देखो एवोपरेशन सरफेस फेनोमेना थी, लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, ऐसे यहाँ से भी वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स, इधर भी वाटर पार्टिकल्स वेपर में चेंज हो रहे होते हैं और एवोपरेट हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली सिर्फ सरफेस के पार्टिकल एवोपरेट हो रहे हैं, बल्क से यहाँ से जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, ये सब के सब क्या हो रहे होते हैं, एवोपरेट हो रहे होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि बॉइलिंग में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चले अब देखो एवोपरेशन और कंडेंसेशन में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि देखो एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा। अब अगर हम इसकी वाटर की बात करें तो देखो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एवोपरेशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, मतलब कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ना, ये वाले, ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो हीट एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और अगर इधर हम करते हैं किसकी, बॉइलिंग की बात करते हैं, तो बॉइलिंग में देखो आपने क्या किया, यहाँ से हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की और अब यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करते हैं, इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 60, 70, 80, 90, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर होगा वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और द सेकंड थिंग इज कि वाटर जो है यहाँ से सरफेस से भी एवोपरेट होगा और यहाँ से बल्क के जो पार्टिकल्स हैं, बल्क में यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये भी एवोपरेट होंगे, ओके। ओके, सो मुझे, क्योंकि हमने यहाँ पर अब तक हमने यहाँ पे मेल्टिंग भी पढ़ लिया है, बॉइलिंग भी पढ़ लिया है, फ्रीजिंग भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो मुझे अब एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, ओके। अब अगर देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास आइस है और दैट मीन्स इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस है, ऑल राइट। अब क्या होता है, इसको मैं बाहर रख देती हूँ ऐसे, और अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर है तो अब यहाँ पे ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस।
अब अगर हम देखेंगे कि इधर ये जब सारा वाटर मेल्ट हो गया है, अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो अब मुझे ये बताएं कि जब मेरा जो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ वो कहाँ जा रहा है, मतलब मैं नहीं भी कर रही, इन्वायरमेंट से तो टेम्परेचर ले ही रहा है ना ये, या फिर मैं खुद भी अगर चलो हीट दे रही हूँ, तो जब मैं हीट दे रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो मुझे ये बताएं कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे मैंने निकाल के रखा वाटर और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये अभी मेल्ट हो गया है, ठीक है, अभी मेल्ट हुआ है, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो टेम्परेचर मैंने दिया था वो कहाँ गया, ये मुझे बताया अब आप। अब देखो, सॉलिड में हमने पढ़ा था ना, इस तरह से पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं ना। तो अब ये जो मैं टेम्परेचर दे रही थी ये कहाँ जा रहा था, ये टेम्परेचर जो है इधर, ये जो दो मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड थे इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको वीक करने में यूज हो रहा था। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल ऐसे डिस्टेंस पर आ जाएंगे। तो मैंने जितना भी टेम्परेचर दिया, अनटिल और अनलेस ये जितना भी आपके पास आइस थी ये सारी की सारी मेल्ट ना हो जाए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे ही ये सारी जो आइस है ये मेल्ट हो जाएगी, अब फर्दर अब अगर आप टेम्परेचर देंगे तब इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस। वरना इससे पहले इवन कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी रह जाती है आइस तब भी इसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। रीज़न अभी मैंने आपको बताया कि हीट जो है वो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको वीक करने में यूज़ हो रही है। ओके, तो इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अच्छा इसी तरह से अब अगर देखो ये मेरे पास क्या है, वाटर है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब अगर मैं इसको बॉईल करना स्टार्ट करूंगी और मैं इसको बॉईल करती हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, फिर ये क्या वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो गई, ये क्या है, वेपर्स है। तो वेपर्स फिर भी यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो फिर भी चेंज क्यों नहीं हुआ, सेम क्यों है, क्योंकि सेम रीज़न देखो यहाँ पर भी जब वाटर बॉयल हो रहा है, तो जब वाटर बॉयल होगा तो इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वेपर्स में चेंज हो गया, अभी 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर इसका इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, रीज़न ये है कि ये जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर रहा है। इतना वीक कर दिया उसने, इतना वीक कर दिया कि पार्टिकल्स जो है वो एक बहुत डिस्टेंस पर चले गए। जब बहुत डिस्टेंस पर चले जाते हैं पार्टिकल्स तो उसी को तो हम गैसियस स्टेट करते हैं ना, तो फिर वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, राइट। अच्छा इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये वेपर बनाने में यूज हो रही है हीट एनर्जी, तो हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो तब भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब वो वेपर्स में चेंज हो जाता है तब भी उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि वो फिर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली वो कहाँ जा रहा है, वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में यूज हो रहा है, राइट। चले, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। तो देखो कंडेंसेशन क्या है, कि जब हम गैसेस को लिक्विड में चेंज कर दे उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, राइट। अब कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड व्हेन इट लूजेस हीट, राइट। अब क्या होता है, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, ठीक है, और फिर हमने देखा कि लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा था, राइट। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैसेस लिक्विड में चेंज होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कंटेनर था या इस तरह से, ठीक है, ऑलराइट, ऐसे अब इसके अंदर क्या थे, हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर है यहाँ पर। अब इसको जैसे हम हीट करेंगे इधर, ऐसे हमने हीट करना स्टार्ट किया, अब क्या होगा, और इधर हमने क्या किया कि यहाँ पर अब जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, अब देखो तो यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, गैस गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर लिड दे दूं, ऐसे ढक्कन दे दूं, ठीक है, अब ऐसे मैंने ढक्कन दे दिया तो अब देखो क्या होगा, ऐसे ये ढक्कन दे दिया मैंने इधर। अब जब ये पार्टिकल्स यहाँ से मूव करेंगे ऊपर तो हिट करेंगे जाके इसको,
लिड को। जैसे ये हिट करेंगे तो अपना जो है एनर्जी को लूज कर देंगे, ठीक है। अब एनर्जी को लूज करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में अगेन। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जब आपके पास गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में, है ना। अब अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ठंडे पानी का एक ग्लास ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कोल्ड वाटर का हमने एक ग्लास ले लिया। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तो यहाँ पर बाहर इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है बाहर इन्वायरमेंट में एयर है, एयर में क्या है, गैसेस है। जैसे ही वो आके कोल्ड ग्लास को टच करेंगी, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगी, लूज करके कूल डाउन हो जाएंगे किसमें, एयर में। H2O है ना, वाटर पार्टिकल्स हैं। तो अब वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से मिलते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द कंडेंसेशन। चले, अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का गैस में चेंज होना, राइट। सॉलिड जब डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब यहाँ पे यू कैन सी हेयर कि ड्राई आइस है आपके पास। अब ड्राई आइस क्या होगा कि ये डायरेक्टली लिक्विड में जाने के बजाय गैस में, गैस स्टेट में चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो लिक्विड हुए बगैर डायरेक्टली अगर वो सॉलिड में चेंज, सॉरी सॉलिड लिक्विड में उसमें चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, राइट। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड ले लें, आयोडीन ले लें, कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, नेफ्थलीन तो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वो सब्सटेंस है जब जब इनको अगर आप हीट मिलती है या रूम टेम्परेचर पर भी, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट से तो ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो फिर ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, ओके। फिर आपके पास नेक्स्ट है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि गैसेस चेंज इनटू सॉलिड। तो गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में चेंज हुए बगैर, राइट। अब जैसे बहुत ठंडा एरिया होता है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट में देखो क्योंकि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम वहाँ पर देखो वाटर वेपर्स इंस्टेड ऑफ लिक्विड में चेंज होने के बजाय यहाँ पे फ्रोस्ट में चेंज हो जाते हैं, इस तरह से आइस में डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। तो उस वो द प्रोसेस नोन एज द डिपोजिशन। चले जी, ओके। अब तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो देखो ड्यू टू द टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब इधर देखो होगा क्या कि ये ले लेते ब्लैक पेन। अब देखो एक हमारे पास यहाँ पे सॉलिड था, ठीक है, तो सॉलिड को जैसे ही हमने यहाँ पे हीट किया तो हीट करने से ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, मेल्टिंग। फिर इस लिक्विड को हमने हीट किया और किस में चेंज हो गया है, ये गैसेस में, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एवापोरेशन, ओके। अच्छा अब ऑलराइट, अब क्या होगा दोबारा से इधर कि अगर तो यहाँ पर गैसेस जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैसेस और सॉलिड को देखिए, अगर तो सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस स्टेट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, राइट। और इसी तरह से अगर गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन, ऑलराइट। तो ये सब अभी तक हमने पढ़ लिया है, फेस चेंजेस ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो क्या चेंजेस आएंगी, राइट। अब इधर देखें, ओके। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट को प्रेशर इंक्रीज करके और डिक्रीज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आपके पास ये एक सिलेंडर है और इस पे पिस्टन जो है वो लगा हुआ है। पिस्टन मतलब इसको हम मूव कर सकते हैं इस तरह से,
राइट। तो यहाँ पर इस स्टेट में देखिएगा फर्स्ट सिलेंडर में इधर, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं देखो देयर इज अ distance between them, the particles are far away from each other, so अब ये आपके पास गैशियस स्टेट में फिलहाल, ठीक है। अब अगर क्या करें हम इस पे ऐसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो पार्टिकल्स हैं इनको कंप्रेस कर रहे हैं। जब ये कंप्रेस होंगे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो जब जैसे ही डिस्टेंस कम होगा तो अब यहाँ पर इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट, राइट। अगेन हम कंटिन्यूसली जो है प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे। सो अब यहाँ पर एक स्टेज ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ऐसे टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, राइट। तो इस पॉइंट पर हम इसको कहेंगे सॉलिड स्टेट, राइट। ऐसा ही है। चले अब द गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विड में चेंज कर देंगे और लिक्विड को फिर हम आगे फर्दर इसको सॉलिड स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड पॉइंट इज कि सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। अब अगर सेम हम यहाँ पर क्या करें कि इधर इस तरह से, अब देखो यहाँ पर पिस्टन इस तरह से, अगर पिस्टन को हम ऊपर की तरफ मूव कर दें, ठीक है, तो पिस्टन को यहाँ पे ले आए। जब हम पिस्टन को यहाँ ले आएंगे तो देखो ये पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ गया है तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे, राइट। और अगर फर्दर मैं पिस्टन को ऊपर मूव कर दूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूँ। और ज़्यादा फर्दर प्रेशर को डिक्रीज करूँगी तो पार्टिकल्स मूव्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैशियस स्टेट में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है कि गैशियस स्टेट से लिक्विड की तरफ जाते हैं एंड देन फिर और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो लिक्विड टू सॉलिड की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, ये प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया तो अब क्या होगा कि ये अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा फिर, और अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो गैशियस स्टेट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड से हम लिक्विड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और लिक्विड से फिर हम डेफिनेटली और हीट करेंगे तो किस पे तरफ चले जाएंगे, गैस की तरफ। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करने से क्या होगा कि अगर हमारे पास गैशियस स्टेट है तो अब हम यहाँ से लिक्विड स्टेट की तरफ मूव करेंगे एंड देन लिक्विड से सॉलिड की तरफ, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि देखो जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस से हम सॉलिड की तरफ मूव करते हैं, राइट। बट जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो देखो हम सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हम सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जाते हैं। बट जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम गैसेस से सॉलिड स्टेट की तरफ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जैसे अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर जो है एंड प्रेशर, ठीक है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।